हम्म। Moment of inertia of a door of mass m, length 2l and width l about the axis AB in a plane of the door and at an angle 45 with the x-axis as shown in the figure. ठीक है, तो ये हमारे पास में प्लेन है, तो हम लोग इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ए बी एक्सिस के अबाउट। ये जो एंगल है ये 45 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी ये जो लेंथ दिया है ये 2l है और विड्थ जो है वो l है और इसका मास भी दिया अपने को m है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, तो हमें इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो पहले तो ये देखते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ये आई जेड होगा। ठीक है, जहाँ ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो a इक्वल टू अगर a ले और b इक्वल टू 2a ले तो आई जेड कितना आ जाएगा हमारे पास में। तो m/12 एल स्क्वायर प्लस और एल स्क्वायर यानी 5 ml² बाई 12, ये आई जेड आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसके अबाउट की बात कर रहा है तो सेम ऐसा ही एक्सिस 45 पे इधर बना लेता हूँ मैं। तो आप ये देखो, इसके अबाउट और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितना एक्सिस ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ना, उतना ही ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो सिमेट्रिक दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री यानी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स लगाएंगे हम लोग यहाँ। तो इस एक्सिस प्लस एक्सिस और दोनों का क्या यहाँ इक्वल है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये सी और ये डी है तो आई ए बी इक्वल टू यहाँ आई सी डी है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई जेड इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी, फिर कितना हो जाएगा 2 i a b, है ना। तो नहीं आ रहा है क्या इसका आंसर। तो 5 ml² बाई 12 इक्वल टू 2 i a b। तो i a b इक्वल टू आ गया 5 ml² बाई 24। हम्म, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिफॉर्म circular disc of radius r placed on a horizontal rough surface has initial velocity v naught। ये हमारे पास में डिस्क दिया हुआ है और ये रफ सरफेस है, ये इसकी वेलोसिटी v नॉट है और ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है सेंटर मास के अबाउट। The uniform circular disk of radius r placed on a horizontal rough surface has initial velocity v naught and an angular velocity omega naught as shown in the figure. The disk comes to rest after moving some distance in the direction of motion. यानी कहीं जाके रुक जाता है। तो बताना है कि ये v नॉट बाय ओमेगा नॉट का रेशियो क्या होगा। तो होगा कि यहाँ ये मान लो यहाँ कहीं जाके रुक जाता है, तो यहाँ रुकने का मतलब ये हुआ कि इसका v भी जीरो होना चाहिए और इसका ओमेगा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी रुकने का मतलब है। अगर कोई भी रिजिड बॉडी सर्कुलर कंबाइंड मोशन कर रहा है और वो कहता है कि वो बॉडी रुक जा रही है, इसका मतलब वी भी जीरो होना चाहिए और ओमेगा भी जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी रेस्ट पर आ रही है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किस पॉइंट के अबाउट रहेगा ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मान लो ये डिस्क हमारे पास में, इसका एफबीडी बना रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ देखो इस पॉइंट को, आप देख रहे हो कि इधर वेलोसिटी वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो वी नॉट यानी यहाँ वेलोसिटी क्या है इसकी, वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आ रहे हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन इसको इधर की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, देखो वी को भी कम कर रहा है क्योंकि अपोजिट है, और ये इसको ऐसे अल्फा देगा, यानी ओमेगा नॉट को भी कम कर रहा है, तभी तो जाके रुक रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा जो कि सेंटर से पास हो रहा होगा, डाउनवर्ड एमजी लग रहा होगा। अब यहाँ टॉर्क किसके अबाउट जीरो रहेगा, इस क्योंकि देखो यहाँ फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इधर ही लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी ऊपर नीचे जा नहीं रही, इसका मतलब एन इक्वल टू एम जी तो है ही। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाऊं तो कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल और एम जी तो दोनों इक्वल हैं, तो इन नॉर्मल का टॉर्क अगर ऐसे होगा तो एम जी का टॉर्क ऐसे होगा, दोनों मिला के जीरो, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से जा रही है तो इसका टॉर्क जीरो, जिसका मतलब पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी, है ना। तो आप देखो कि हमारे पास कंबाइंड मोशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एल वेक्टर इक्वल टू एल सी एम वेक्टर प्लस एम आर सी एम वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो आप ये देखो कि ये बी नॉट यानी ये देखो ये सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग ये है ना, और ये ऐसे घूम रहा है, ये सेंटर मास के अबाउट जो घूम रहा है ना, वो सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, और सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसके अबाउट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ मैं इस वाली डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, क्योंकि ये आर से वेक्टर है दरअसल। तो हम लोग क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन की, तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे घूमना चाहेगा, तो अगर इसकी रेडियस आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एम वी नॉट आर ना, ये किधर है, क्लॉकवाइज है, उसको प्लस ले लेते हैं, माइनस इसका किधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, तो लेकिन सेंटर मास के अबाउट है तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट, और फाइनली तो क्या हो जा रहा है यहाँ जीरो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस ले लिया, प्लस है तो जीरो ही है, बस ये रेशियो पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आगे बस सही, तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा रिलेशन, रिलेशन पूछ रहा हूँ मिल जाएगा, बी नॉट बाई ओमेगा नॉट पूछ रहा है ना, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8।
mass m is connected with an ideal spring of natural length L whose other end is fixed on a horizontal table. तो ये हमारे पास में एक टेबल दिया हुआ है, और इनिशियल में ये अपने को जो दिया है इसने पॉइंट ओ है, ये स्प्रिंग है जो कि अपने नेचुरल लेंथ पर है, और इसने टेंजेंशियली एक इस पार्ट यहाँ मास अटैच है इस पर, एक एंड तो यहाँ पॉइंट ओ पर अटैच है स्प्रिंग का, दूसरा मास से अटैच है, तो इसका मास एम है यहाँ, तो नेचुरल लेंथ इसके एल दिया हुआ है. Initially, spring is in its natural length. Mass m is given velocity perpendicular to the spring and released. The velocity perpendicular to the spring when its length is L plus x will be. तो अब यहाँ क्या होगा दरअसल, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इसको वो रेडियली है, क्योंकि जब इसको वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे भागना चाहेगा तो लेंथ तो बढ़ेगी. एक टाइम के बाद क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ ये मान लो इस सर्कल में घूम रहा है, ये स्प्रिंग है मान लो, और इसकी जो लेंथ वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं वी डैश हो गई है. तो क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है तो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, और इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल पे नॉर्मल ये टेबल के परपेंडिकुलर लग रहा होगा और डाउनवर्ड एम जी लग रहा होगा, तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. इसका मतलब है कि एन इक्वल टू एम जी होगा, तो इस पॉइंट के बाद उन दोनों का टॉर्क क्या होगा, जीरो, और स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ है तो इसको स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व रहेगा. ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, पहले लेंथ एल थी तो ये हो जाएगा एम वी एल इक्वल टू, बाद में कितना हो जाएगा एम वी डैश एल प्लस एक्स, है ना. तो क्या पूछ रहा, वेलोसिटी पूछ रहा, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी डैश कितना आ गया, तो वी एल बाई एल प्लस एक्स, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी. सर 14 3. 14 भी बताना है. तो नेक्स्ट हमारे पास में 30. A plane face of a plano-convex lens is silvered. Plane face of a plano-convex lens is silvered. If mu the refractive index and r is the radius of curvature of curved surface, then the system will behave like a concave mirror of radius of curvature. ठीक है, तो देखो क्या मतलब हुआ इसका. ये हमारे पास में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके प्लेन फेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे. ठीक है, हमें इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे रखा है और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है, एक फेस के दूसरे फेस के तो इनफाइनाइट हो जाएगी. पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ क्या होगी. तो ये हमारे पास में सिस्टम दिया हुआ है, तो हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं तो रे कहाँ से आ रही होती है, पैराक्सल रेज इन्फिनिटी से मानते हैं हम लोग. ओके, इसका एफडीडी बना लेंगे. यहाँ से लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से लाइट रे बाहर आई, तो ये हमारे पास में एफ एल है, ये हमारे पास में एफ एम है, जो कि क्या हो जाएगा इसका, तो क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ना इसका, एफ एम क्या इनफाइनाइट है, तो 1/एफ एम क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास पहले 1/एफ एल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन मतलब एन की जगह क्या है, म्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 1/r प्लस में होगा क्योंकि इधर है -1/इंफिनिटी, तो हमारे पास आ गया 1/एफ एल इक्वल टू म्यू -1/r. हमारे पास फॉर्मूला ये होता है 1/एफ इक्वल टू -2/एफ एल -1/एफ एम, ये तो जीरो ही है, ठीक है ना. तो हमारे पास आ गया -2 म्यू -1/r. माइनस के इंडिकेट कर रहा है कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह.
इसकी फोकल लेंथ आ गई हमारे पास में, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, यानी सॉरी R/2 म्यू -1 ना, ये फोकल लेंथ है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये बात करा तो R डैश से R डैश इक्वल टू क्या होता है, F/2 ना होगा ना, सॉरी मतलब 2F होगा ना, क्योंकि F इक्वल टू होता है R डैश/2 होगा ना। हम्म तो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2F इक्वल टू क्या हो गया, R/μ-1, तो यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 14। 4 types of oscillatory system: a simple pendulum, a physical pendulum, torsional pendulum, and spring mass system, each of same time period are taken to the moon. If the time periods are measured on the moon, which system or systems will have it unchanged? देखो, हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम हमने देखा कि टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है, तो उसका चेंज हो जाएगा। कंपाउंड पेंडुलम देखा या फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम जिसमें रिंग हो सकता है, रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, उसमें भी जी का फैक्टर आता है। टॉर्जनल पेंडुलम में नहीं आता है, तो एक वायर होता है, एक मान लो यहाँ डिस्क है, ठीक है। और उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, तो यानी इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्प्रिंग मास सिस्टम एंड टॉर्जनल पेंडुलम होना चाहिए, बस बी ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों में जी आता ही नहीं है। आप वापस से देखो, एसएचएम में दिया हुआ है, तो जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कहीं जी आता है नहीं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k आता है। ठीक है, और इसका भी हम देख चुके हैं, टाइम पीरियड क्या आता है इसका, T = 2π√k²/L+L/G आता है। इसका भी देख चुके हैं, 2π√L/G आता है, लेकिन इसके में भी नहीं आता है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है Ω² क्या हो जाएगा, C/I आता है, तो इसमें भी नहीं आता है। टॉर्जनल पेंडुलम में भी होता है, इसमें भी नहीं होता है, यानी दोनों हो गए ना, बाकी इसमें भी जी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, तो मून पे ले जाओगे तो जी चेंज करेगा, तो टाइम पीरियड भी चेंज कर जाएगा। ये कैसे, नेक्स्ट हमारे पास 19। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लेंथ एल and mass m is attached to a wall by a pin connection। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक बीम है, यानी रोड ही मानो इसको आप, और ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है, और यहाँ ये आदमी खड़ा हुआ है। ये जो लेंथ दिया हुआ है स्मॉल एल है, और ये कैपिटल एल है, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है।
हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लेंथ एल और मास इसका कैपिटल एम दिया हुआ है, is attached to a wall by a pin connection. Its spar end is supported by cable that makes an angle theta with the horizontal. If man of mass small m stands at a distance L from the wall, the tension in the cable in equilibrium is. हमें टेंशन बताना है कि क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा एक रिजिड सिस्टम है। रिजिड सिस्टम आप देख रहे हो कि रेस्ट पर है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो खैर हमें फोर्स तो जीरो है वो समझ में आ ही रहा है, टॉर्क भी जीरो है वो भी समझ में आ रहा है। तो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से तो करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि यहाँ के फोर्सेस अपने को पता ही नहीं है। तो बेस्ट पार्ट है कि जब भी कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर होती है तो हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो ले लूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ के फोर्सेस का टॉर्क क्या हो जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है। तो अगर इसका एफ बी डी बनाएंगे मान लो हम लोग, तो यहाँ इसके अबाउट तो ले रहे हैं, तो यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पे यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो एक तो टेंशन इसको यहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एम इंटू जी लग रहा है, और डाउनवर्ड इसको यहाँ एम जी लग रहा है, क्योंकि आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। ये लेंथ एल दे रखा है ना, ये टोटल लेंथ एल है हमारे पास, कैपिटल एल, और ये डिस्टेंस एल बाई टू है। हमें क्या बताना है, टेंशन बताना है। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, या तो इसको रिजोल्व कर लो, है ना। तो एक कंपोनेंट इसका टी कॉस थीटा आ जाएगा और एक टी साइन थीटा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेता हूँ तो टी कॉस थीटा का तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से जा रही है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज जीरो। क्यों जीरो, आपको बताया था रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो जीरो होना चाहिए। यानी टाउ ए इक्वल टू जीरो, किस किस की वजह से, तो टाउ एम जी देखेंगे, टाउ कैपिटल एम जी देखेंगे, और टाउ टी देखेंगे, इन सब का जीरो होना चाहिए। तो इसके तो परपेंडिकुलर से, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो एम जी इंटू एल, ये क्लॉकवाइज है, प्लस ले लिया, प्लस इसका एम जी इंटू एल बाई टू, ये भी क्लॉकवाइज है, इसका प्लस ले लिया, माइनस, अब इसमें तो कंपोनेंट ही ले लिया मैंने। आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे, इसको आगे बढ़ा लो और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, या इसको रिजोल्व कर लो, यहाँ एक ही बात है वो। क्या हो जाएगा, तो टी साइन थीटा इंटू एल इक्वल टू जीरो, या एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही था, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। ओके। मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा दिया क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं, चलो फिर वही करते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो मान लो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, या इसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये कैपिटल आर है, और यहाँ हम बैटरीज लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ दो ही बैटरी ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कनेक्टेड है। इस बैटरी का ईएमएफ मैंने मान लिया कि E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इसका ईएमएफ मैंने मान लिया कि E2 है, ये प्लस माइनस। तो हमें दरअसल इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनानी है, और उसी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने देखा ही है, जैसे टॉय आपने देखे होंगे, जितने भी टॉय कार जैसे कार आता है, उसमें भी क्या होता है, कई सारे सेल लगे रहते हैं, वो सीरीज में होते हैं सबके सब। तो उससे मिलके एक बैटरी बनाना है अपने को। तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी क्या हो जाएगा, तो ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट किया हुआ है, और इसका एक जो इक्विवेलेंट बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई होगा यहाँ, ये प्लस है माइनस, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। तो अगर यहाँ मान लो बैटरी करंट आई दे रही है, तो ये आई करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ आ रहा है, तो केसीएल केवीएल लगा देंगे हम लोग यहाँ। तो माइनस ई
प्लस आई आर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गई इक्वेशन, ई बाई आर प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या है कि यहाँ भी वही केसीएल और केवीएल की बात करेंगे। तो केसीएल में तो एक ही करंट दिख रहा है अपने को, एक ही ब्रांच दिख रही है, तो बाइक पर के होगा ही नहीं हो। तो यहाँ से मान लो इसने आई करंट दिया, तो आपको मैंने पहले बोला कि कितनी भी बैटरी जो एक ही बैटरी का मानना है, इसने आई करंट दिया, तो ये आई करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ आई इधर इधर जाएगा, तो आई ऐसे जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग केवीएल लगा देंगे। ठीक है, फिर उसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो अपने को इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस बैटरी का। तो आप देख रहे हो कि अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बनाएंगे तो ये बात बनेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं जब हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, आप केसीएल आपको पता ही है वो लगाओ, क्या दिक्कत है, तब भी आप कर ले जाओगे, है ना। तो यहाँ से गया करंट, तो क्या लिखेंगे, -A2 प्लस आई आर प्लस IR1 माइनस E1। करंट की डायरेक्शन में यहाँ भी जा रहा हूँ मैं ऐसे, तो जितना करंट दिया था वापस उतना ही करंट इसमें आ रहा है, तो IR2 और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ आप देख रहे हो कि IR प्लस IR1 प्लस IR2 और E1 E2 किधर ले जाएंगे, जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ से आई निकाल लो, तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप देखो कंपेयर करोगे जब इससे, इस क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी E इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ R1 प्लस R2। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, यानी सबकी पोलरिटी ऐसे है, जैसे ये पोलरिटी दिया वैसी पोलरिटी होना चाहिए, अगर पोलरिटी चेंज हुई तो कुछ और होगा, है ना। तब उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब पोलरिटी सबकी इसी तरह से माइनस प्लस ऐसे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। इसी तरह R1 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। मान लो n आइडेंटिकल सेल है, n आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तभी आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग इसमें एक चीज फाइंड करेंगे कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन है सेल्स का, वो कब एडवांटेजेस होगा और कब एडवांटेजेस नहीं होगा, उसके लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये हमारे पास में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, और एन सेल की सबकी पोलरिटी एक ही डायरेक्शन में है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ऐसे एन सेल हमारे पास में है, ये कैपिटल आर है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जब आप देखोगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, बैटरी की बात करेंगे तो ये तो कैपिटल आर है, तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा, एन ई, ये प्लस है माइनस, और ये एन आर, यहाँ से हम लोग करंट निकाल लेंगे। मान लो ये बैटरी आई करंट दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -NE प्लस IR प्लस INR इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को करंट मिल जाएगा NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR। ठीक है,
अब ये कब एडवांटेज होगा तो ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इफ आर ग्रेटर देन अगर एन आर है, तो आप देखोगे कि आर काफी बड़ा है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास करंट क्या मिलेगा, एन ई बाई आर। तो इस केस में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ई बाई आर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज एडवांटेजियस। लेकिन अगर ऐसा होता, इफ आर लेस देन एन आर है, तब उस केस में आप देखोगे एन आर काफी ज्यादा हो गया, तो आर नेग्लिजिबल हो गया, तो एन से एन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट एडवांटेजियस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें दो सेल ले रहा हूं मैं यहाँ। ये लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जिसको कहते हैं, ये प्लस है माइनस, इसका ईएमएफ E1 मान लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इसका ईएमएफ E2 मान लिया। हमें अब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ बनाना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना है, तो इस वाले पार्ट का बनाना है। ओके। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो आई है, यानी इन दोनों का मिला के जो भी होगा वो आई है, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा। और सॉरी ये स्मॉल आर है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई है। ठीक है, तो हमारे पास में ये बन जाएगा, तो माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। यहाँ आप देखोगे कि आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ई बाई आर प्लस आर। ये होना ही है, खैर वो तो सीरीज वाले में भी हो रहा था, तो यहाँ भी होगा, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट ये बनाया है ना। अब देखो क्या करेंगे, मान लो इसने करंट आई दिया, मतलब I1 दिया, और इसने मान लो करंट I2 दिया, तो यहाँ से I2 जा रहा होगा, यहाँ से I1, इसमें कौन सा करंट गया, I, जो कि I क्या हो जाएगा, KCL के हिसाब से I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। यहाँ से I1 प्लस I2 आया, यहाँ तक भी I1 प्लस I2 है, यहाँ तक भी, उसके बाद इसमें कौन सा करंट जाना चाहिए, I1, क्यों, क्योंकि बैटरी ने जितना दिया उतना वापस उसमें जाना चाहिए, और इसमें I2, तो ये वापस कंप्लीट हो गया, यानी इसमें जिसने I2 दिया तो I2 वापस आ गया, कंप्लीट है। इसने I1 दिया था, इसमें I1 वापस आ गया, यानी ये भी कंप्लीट है। और इसमें जो करंट जा रहा है Y1 प्लस I2, तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग, ये तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ये लूप में बना रहा हूँ, तो माइनस से प्लस, तो माइनस E1 प्लस, यहाँ से इधर गए तो IR प्लस, और यहाँ से इधर गए तो I1 R1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से I1 निकाल लेंगे, तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस IR, यानी I1 की वैल्यू होगी हमारे पास में E1 माइनस IR डिवाइडेड बाई R1। उसी तरह ये लूप बना लेते हैं, तो ये लूप बनाएंगे तो माइनस E2, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए तो IR, प्लस यहाँ से इधर आ गए तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 R2 इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी I2 निकाल लूंगा, तो I2 क्या मिलेगा मुझे, इसी की तरह मिल जाएगा, E2 माइनस IR
डिवाइडेड बाई R2। अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको भी यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो यहाँ से, I इक्वल टू E1 माइनस आई आर बाई R1 प्लस E2 माइनस आई आर बाई R2। तो I इक्वल टू हो गया E1 बाई R1 माइनस आई आर बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस आई आर बाई R2। इन सबको उधर ले जाएंगे, तो I प्लस आई आर बाई R1 प्लस आई आर बाई R2, और यहाँ रह जाएगा इधर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है ना, यहाँ से I को बाहर ले लेता हूँ और हमारे पास हो जाएगा I, इसमें से तो क्या मिलेगा अपने को, 1 प्लस R बाई R1 प्लस R बाई R2 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये आ जाएगा मेरे को, है ना। यहाँ से सिर्फ मैंने I को बाहर लिया। अब I1 प्लस यहाँ से R को बाहर ले लेता हूँ, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब यहाँ से इस पूरी क्वांटिटी को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, I इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ क्या रह जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 ना, प्लस कैपिटल R इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, आप ध्यान से समझना, देखो इसको मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। हमारे पास देखो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, तो ये वाली इक्वेशन को तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को इधर लेके जा रहा हूँ, तो हमारे पास मिलेगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। और अपने पास इधर क्या रह जाएगा, या इधर ले लेता हूँ मैं, तो इधर रह जाएगा I इंटू R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, ये रह जाएगा, है ना। इसको और क्या लिख सकते हो आप, और ये हो जाएगा E1/R1 E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा R प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, और ये इक्वल टू क्या आ गया हमारे I। अब आप देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब आप देखोगे तो ये पूरा क्या आ गया, ये E आ गया ना। तो इसका मतलब इस केस में E इक्वल टू क्या हो गया, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास में ये क्या है, पूरी क्वांटिटी ये R हो गई ना, यानी स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, यानी जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, तो हमारे पास यहाँ जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो E1/R1 E2/R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन।
तो ये तो होगा इक्वलेंट ई में। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पोलरिटी क्या थी, देखो वो ध्यान रखना जरूरी है। सेम पोलरिटी के थे, उस हिसाब से रखे हमने। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। अगर यहाँ माइनस प्लस होता तो फिर यहाँ क्या आता है, -E2 आता हो। वो अपने आप आ जाएगा आपको भी। यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, -E2 लिखता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे। तो इसमें भी देख लेते हैं कि एडवांटेज कब होगा नहीं होगा। तो मान लो एन आइडेंटिकल सेल, तो ये हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस जिसको कह रहे हैं। और एन आइडेंटिकल सेल जो है वो ऐसे ये इस तरह से है। सबका जो ईएमएफ है वो ई है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये प्लस है माइनस, ये ई, ये आर, ये प्लस माइनस, ये ई, ये आर, ये प्लस ये माइनस, ये ई और ये आर। इसमें क्या हो जाएगा देखो, हमें एक तो इसका, हमें क्योंकि ये फॉर्म में लेके जाना है इसको, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैपिटल आर है, ये ई डैश है और ये आर डैश है। ई डैश अपने को निकालना है पहले। तो ई डैश कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा ई बाई आर प्लस ई बाई आर, और ये क्या है, एन टर्म्स है ना, डिवाइडेड बाई 1/r प्लस 1/r, और ये भी क्या है, एन टर्म्स है। आप यहाँ से देखो, ए को बाहर लो, क्या मिलेगा, 1/r प्लस 1/r प्लस एन टर्म्स तक जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/r प्लस 1/r प्लस एन टर्म तक जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया ना, यानी अल्टीमेटली इसमें क्या आ गया, ई आ गया। अब बात करते हैं आर डैश की, तो 1/r डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/r प्लस 1/r, और ये भी क्या है, एन टर्म्स है। तो आप देखो एन टर्म्स से क्या हो जाएगा, एन बाई आर हो गया। इसका मतलब है कि आर डैश क्या हो गया हमारे पास, आर बाई एन हो गया ना। यानी हमारे पास ऐसा बन गया सर्किट। तो ये आर बाई एन हो गया, और ये तो ई का ई बना गया। ये माइनस ये प्लस, इसमें करंट निकाल लेते हैं। मान लो बैटरी ने आई करंट दिया, तो आई करंट घूमता हुआ आई वापस इसमें आ रहा है बैटरी में। कितना हो जाएगा देखो, तो -E प्लस आई आर प्लस आई आर बाई एन इक्वल टू क्या है, यहाँ जीरो है। सॉल्व कर लेंगे, तो आई को बाहर लेंगे, तो आर प्लस आर बाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, है ना। या और सिंप्लीफाई करेंगे एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि एन आर ग्रेटर देन अगर आर है, तो फिर ये एडवांटेजेस नहीं है। लेकिन अगर आर एन आर से काफ़ी ज़्यादा है, तब ये एडवांटेजेस हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें देखो,
तो इफ एन आर greater than अगर आर है ना, या ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। अगर ऐसा कोई आपको लग रहा है तो एक काम और करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वापस उसी फॉर्म में ले जाते हैं। देखो आर इक्वल टू, यानी ई सॉरी आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर बाई एन है ना ये। तो इफ आर greater than अगर आर बाई एन है ना, आर बाई एन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, है ना। तो ये इट इज नॉट एडवांटेजियस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इफ आर लेस देन आर बाई एन है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई स्मॉल आर, देन ये क्या हो जाएगा, इट इज एडवांटेजेस हो जाएगा। तो ये इस तरह से। तो देखो क्वेश्चन करेंगे, ये भी पार्ट हो गया। तो चलो देखो क्वेश्चन इसमें। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन दिया है तो सिंपल ही है, मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे 36 है, तो ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कर लोगे। इसमें तो सिंपल ही किया हुआ है, इसने कई सारी बैटरीज लगा दी, ठीक है। तो इसको तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 36 तो आप कर ही सकते हो, एक प्लेट बना के किया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे क्वेश्चन 37 है, मान लो फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 36 तो आप करिएगा, अभी बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, दो बैटरीज तो पैरेलल में लगा रखी, लेकिन इसमें देखो पोलरिटी चेंज कर रखी 10 वोल्ट और 4 वोल्ट की। इनको कैसे करेंगे, ये 1 ओम है, ये माइनस है प्लस, ये 6 वोल्ट है, ये माइनस है प्लस, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये माइनस है प्लस, ये 4 वोल्ट। हमें इक्विवेलेंट बताना है, इन तीनों का मिला के एक इक्विवेलेंट बैटरी बतानी है, और क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताना है, मतलब ये में भी बताना है और वही बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का बनेंगे। तो मैं किसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। मान लो ये प्लस है, तो ये माइनस है ना, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस है और ये माइनस है, या माइनस है या प्लस, मैं इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाता हूँ, है ना, इन दोनों का
इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, मतलब ये बैटरी जो यहाँ है और मैं यहाँ जो बना रहा हूँ दरअसल वो इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये इस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एमएफ होगा। ये पॉइंट मैंने ए ले लिया हुआ है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए। ठीक है, तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, यानी ये तो 1/R1 प्लस 1/R2 के हिसाब से हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी R इक्वल टू आ गया 1 ओम। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका है तो क्या लिखेंगे अब इसका, देखो E इक्वल टू, तो वो लिखूंगा 10/2 माइनस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ, तो 4/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी इक्वलेंट ई में आ गया हमारे पास में 3 वोल्ट। तो यहाँ रख देंगे 3 वोल्ट आ गया। तो ये ए और ये बी है, तो ये 6 वोल्ट है, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है प्लस, ये हमारे पास 3 वोल्ट आ गया और ये 1 ओम आ गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट देखना है, तो आप देखो कि ये, अब देखो यहाँ जब आप लिखोगे तो माइनस से प्लस जाओगे तो +3 या -6 लिखोगे ना, तो अल्टीमेटली यहाँ जो ई एम एफ आएगा ना, वो ई एम एफ आप लिखोगे 6 - 3, यानी आ गया हमारे पास में 3 वोल्ट, और इसका कितना था 1 ओम। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है यहाँ वो तो आ जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा 2 × 1 2 ओम, यानी फाइनल जो हमारे पास यहाँ बन रहा है वो आ गया है। तो ये बैटरी बनी हमारे पास, तो ये बी है, ये है, तो ये आ गया 2 ओम और ये प्लस माइनस, ये आ गया 3 वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। तो वही आ रहा, ठीक है, इस तरह से देखना है। 36 तो हो ही जाएगा, 36 करो आप, वैसे तो सॉल्व करो इसको, फिगर बनाओ, जल्दी से फिगर बनाओ, तो मैं आपको क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ। लिख लेना, फिगर बना लेना, हटा दो सर, 1 मिनट। कितना टाइम लगता है फिगर बनाने में? हाँ सर, हो गया। फिफ्टीन वाली का है। तो दरअसल हमारे पास में एक क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है, 8 cells are grouped to obtain the maximum
current through a resistance of 2 ohm. If the EMF of each cell is 2 volt and the internal resistance is 1 ohm, grouping of cells will have, तो ऑप्शन दिया हुआ आपने को, all cells in series, all cells in parallel, 2 rows of 4 cells, 4 rows of 2 cells. इस ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है, ठीक है। कि हमें किस तरह से कनेक्ट करें कि अपने को मैक्सिमम करंट मिले। तो यहाँ 2 ओम क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर है, तो वहाँ उसके अक्रॉस अपने को मैक्सिमम करंट मिले, तो हमें इन सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करना चाहिए ये अपने को बताना है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो मैं बताता हूँ करना क्या। देखो इसमें मैं जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, इसमें इसको लगा लीजिएगा, आ जाएगा। तो होता क्या है, मान लो ये हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस है, और हम हमारे पास में मान लो एन सेल है। टोटल सेल कितने हैं, एन सेल है, एन सेल आइडेंटिकल सेल है। तो हमने क्या किया है, यहाँ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है इनको। तो एम सेल मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ जो रोज बनेगी वो कितनी बनेगी, फिर रोज बनेगी एन बाई एम, इसको मैंने ले लिया मान लो के रोज बनेगी। कैसे बनेगी समझाता हूँ मैं भी आपको। तो सबका यहाँ एम एफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ आर है। यहाँ तो पहले तो ये समझ लेते हैं, मान लो जैसे इसने कहा कि 8 सेल है, तो मैंने मान लो 4 को ऐसे लगा दिया, तो 8/4 करोगे ना आप, कितने बचे 2, तो 2 रोज ही तो मिली, तो 4 इसमें टोटल 8 हो गया ना। तो मान लो अगर मैं कहता हूँ कि एम सेल सीरीज में है, तो एन बाई एम ऐसे रोज मिलेगी ना अपने को, या जो कि के रोज हो गई ना। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि एन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, एम इंटू के, यानी एम अगर सीरीज में सेल है तो यहाँ रोज कितनी है, रोज है के। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल आएगा ना। भाई ये लॉजिक समझ में आ रहा है, तब तो आगे बढ़ूं मैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब ही नहीं है। मान लो जैसे कि 15 सेल है मान लो, और मैंने 5-5 सेल एक इसमें लगा दिया, एक रोज में 5 फिर 5, तो कितनी बनेगी, 3 ही तो बनेगी ना। तो 15/5 क्या, तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 15 इक्वल टू क्या होगा, 3 × 5, यानी वही तो आ रहा है ना। भाई समझ में आया है क्या कहा मैंने, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ, इन सब का पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन सब का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सबके सबके इसमें आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, ये तो हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा एम ई, और ये एम आर। उसी तरह यहाँ भी एम ई एम आर। ऐसा मिलेगा। अब ये सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट अभी अभी हमने देखा था, वैसे सबका अगर इक्विवेलेंट सेम होता है, सॉरी सबका ईएमएफ अगर सेम होता है तो इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, एम ई आ जाता है, और नहीं तो फिर से समझा देते हैं। फिर रोज कितनी है यहाँ, के रोज हैं, है ना। तो ई डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ई बाई एम आर प्लस एम ई बाई एम आर प्लस के टर्म्स, है ना, डिवाइडेड बाई
1/mr प्लस 1/mr प्लस के टर्म्स। यहां से वापस देखो एम ई को बाहर निकालो, तो 1/mr प्लस 1/mr प्लस के टर्म्स है डिवाइडेड बाई 1/mr प्लस 1/mr प्लस के टर्म से ये कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास कितना आ गया, एम ई आ गया ना, ठीक है। तो हमारे पास ई डैश की वैल्यू आ गई ई, और 1/r डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/mr प्लस 1/mr, और कहाँ तक जाएगा ये के टर्म्स तक जाएगा ना, यानी कितना आ गया अल्टीमेटली, सबको ऐड करेंगे तो k/mr आ गया ना। तुम्हारे पास आर डैश कितना आ गया, mr/k आ गया। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया इसका, तो ये कैपिटल आ रही है प्लस या माइनस, ये क्या हो गया एम ई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर डैश जो कि कितना है mr/k, ये आ गया। तो सर्किट से है ना, के से केवीएल लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आई मिल जाएगा। अब यहाँ देखो आप, एन हमारे पास में क्या कांस्टेंट है, जैसे 8 सेल्स इसने दिए हैं, इसका मतलब वेरिएशन किसमें करना है, एम और के में, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को करंट क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इसमें एम भी है और के भी है, तो एलिमिनेट करके हम लोग या तो एम की टर्म में ले आएंगे या के टर्म में ले आएंगे। तो के की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ तो के की जगह हम लोग रखेंगे एन बाई एम रख देंगे यहाँ, है ना। उससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं ये कर देता हूँ ना, यहाँ से क्या करता हूँ, क्योंकि एन तो कॉन्स्टेंट है तो के को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, तो जाएगा m²r/n आ जाएगा ना, क्योंकि के और क्या लिखोगे आप यहाँ n/m, तो m ऊपर चला जाएगा, तो ये r डैश आ गया, यानी m की टर्म में आ गया। तो करंट निकाल लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं कि आई करंट है यहाँ, तो आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। हमें कितना बताना है, मैक्सिमम करंट बताना है। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब इसमें देखो माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे, -m e प्लस IR प्लस आई m²r/n आ जाएगा, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यानी हमारे पास आ गया I इक्वल टू m e डिवाइडेड बाई r प्लस m²r/, यहाँ E R कैपिटल R एन ये कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो di/dm, तो हमारे पास हो जाएगा r प्लस m²r/n, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e -m e, इसका तो 0 ही है, प्लस प्लस 0 प्लस इसका हो जाएगा 2m/r/n डिवाइडेड बाई r प्लस m²r/n का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको क्या करना होता है, मिनिमम एक्सट्रा के केस में 0 करना होता है, स्लोप क्या होना चाहिए फंक्शन का, 0 होना चाहिए। ये तो सब हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, ई भी 0 नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू r प्लस m²r/n, माइनस ए यहाँ से हटेगा तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो -2m²r/n इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू आ गया r-m²r/n, है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा दरअसल m² इक्वल टू r/n/r, यानी m इक्वल टू आ गया √r/n/r, यानी ऐसा होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या थी यहाँ, r की वैल्यू 2 ओम है, n की वैल्यू कितना है 8 है, r की वैल्यू कितना है 1 ओम है, रखो तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी 4। इसका मतलब क्या होगा कि 2 रो होना चाहिए और 4 सीरीज में होना चाहिए, ये आंसर है इसका। आ गया क्वेश्चन, यानी इसका आंसर आ गया 2 रोज ऑफ 4 सेल्स, यानी ये चार्ट है ना, एम क्या है यहाँ, एम का मतलब सीरीज में 4 होनी चाहिए, तो 2 रोज हो गई ना, यानी सर्किट ऐसा होना चाहिए।
तो 2 रोज है, इसमें हर एक में कितना होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, यही था, इस तरह से करना था। आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी आ गया उसका, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, और क्या कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो इस तरह से करेंगे। अब इसमें रह गया है इंस्ट्रूमेंट्स और एक कार्बन रेजिस्टेंस वाला पार्ट। मैं बात समझ में आ रही सबको, कि डाउट है किसी को? हम्म। किसी को डाउट नहीं है ना भाई? नहीं सर। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, कि बैटरी ने जितना करंट दिया उतना करंट बैटरी के अंदर आना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को भी, है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एग्जांपल है कि, एग्जांपल ये है कि मान लो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, और ये मान लो एक बैटरी हमने यहाँ लगा दी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और एक बैटरी और है मान लो यहाँ, और हमने मान लो ये प्लस या माइनस, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, और ये मान लेते हैं 2 ओम है, और ये हमारे पास में ये पॉइंट को मैंने अर्थ किया हुआ है। अर्थ करने का मतलब समझते हो ना क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अर्थ अगर किसी पॉइंट को आपने अर्थ किया या किसी कंडक्टर को अर्थ किया तो मतलब क्या था? पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल जीरो होना। क्लियर है पॉइंट सबको ना भाई? जब भी किसी भी पॉइंट या किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ करोगे, इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पॉइंट को जब आपने अर्थ किया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी ये क्या है, जीरो पोटेंशियल पर है। आगे बात सुनो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे करंट बताओ कितना है, फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो क्या कहा मैंने आपको, क्या समझाया था, कि कोई भी बैटरी को चूज कर सकते हैं, दो बैटरी तो एक बैटरी को चूज करोगे। अब बैटरी ने जितना करंट दिया उतना बैटरी के अंदर आना चाहिए, है ना। मेरे क्वेश्चन लेने का मतलब यही था कि अगर अर्थ किया हुआ है इस तरह से, तो इसका मतलब नहीं कि इसमें करंट जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस बैटरी ने करंट आई दिया, यहाँ से आई होता हुआ, यहाँ से आई होता हुआ, यहाँ से आई होता हुआ, और यहाँ से आई होता हुआ, वापस आई इसमें जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मान लो एम है, और ये कहता हूँ कि एन है, तो एम एन में जो करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -10 प्लस 2i प्लस 2 प्लस 2i, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमारे पास हो गया 8 इक्वल टू 4i, यानी i इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। तो यही आंसर है। आगे बात समझ में, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है।
आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। एक तो E3 करना है अभी। ये E3 बुकलेट आपके पास है ना, PDF है ना? E3 करना है और A4 करना है, दोनों क्वेश्चन करने हैं। ये तो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देखो आप। PDF है क्या आपके पास में? हाँ सर। सर तो PDF ओपन करिए, उसमें 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन करने हैं। E3, E4, E5 बन गए तीनों क्वेश्चन? नहीं बने हैं क्या? सर E3 बता दीजिए। E3 बताओ ना। In the circuit shown, all 5 resistors have the same value and each cell has an EMF। तो इसमें ऐसा कनेक्ट है ये, मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ सर्किट को। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये माइनस और ये प्लस, और एक यहाँ है, ये हमारे पास में B है, ये हमारे पास में A है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये माइनस और ये प्लस है, और उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस है, और ये माइनस और ये प्लस है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो स्मॉल r ले लेता हूँ मैं ये, और ये E ले लेता हूँ। स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल r की वैल्यू कितना बता रहा है अपने को? स्मॉल r की वैल्यू है 200, है ना? r की वैल्यू है यहाँ 200 ओम, और E की वैल्यू दिया है इसने 3 वोल्ट। क्या कह रहा? फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। ए बी के अक्रॉस पूछ रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द टर्मिनल्स पूछ रहा है। तो मतलब क्या, देखो इसको ओपन सर्किट का मतलब क्या है। कुल मिला के कहानी ये देखो, ये दोनों मिला के, ये देखो ये और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, देखो यहाँ, यानी इसको ले लेंगे हम लोग 3R, और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2R, और ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी हमारे पास ऐसे हो गया, यानी ये कितना हो गया 2E, ये माइनस ये प्लस, और ये कितना हो गया E, ये माइनस और ये प्लस। हमारे पास में ये पॉइंट यहाँ है, ये A है और ये B है। ओके, तो इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका भी इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे, तो पहले E डैश निकालेंगे, तो E डैश क्या मिलेगा, 2E/3R प्लस E/2R डिवाइडेड बाई 1/3
3r प्लस 1/2r, ये निकाल लोगे। और 1/r डैश कितना मिलेगा, 1/3r प्लस 1/2r। तो आपके पास सर्किट हो गया दरअसल ये ए डैश हो गया, ये आर डैश हो गया। तो ये तो ओपन सर्किट है, अभी ओपन यही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है, यानी VB माइनस VA जो मिलेगा दरअसल वो E डैश मिलेगा आपको। एक आंसर तो ये आ गया। ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो ये, शॉर्ट सर्किट का मतलब है A और B को मिला दिया, तो मतलब ऐसा। ऐसे इसको मिला दिया, ये A और ये B, ये माइनस है प्लस, ये E डैश है और ये आर डैश है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा E डैश इक्वल टू आई डैश इंटू आर डैश। तो आई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डैश बाई आर डैश। वो KVL लगा तो आ जाएगा, है ना। तो यही आंसर है, ऐसे करना था इसमें। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। और अब आप सेक्शन E भी कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। और एक्सरसाइज 2 का जो दिया था वो कर लो। एक्सरसाइज 3 का भी मैंने कुछ दिया था, तो कर लो, धीरे धीरे करके डिस्कस कर लूंगा मैं। अब इसमें आपका केवल ज़्यादा कुछ बचा नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कितना होता है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।